आपने देखा होगा उसमें आपने क्या देखा होगा लीवर सिस्टम में कि जॉइंट जो है हमारा, जब मैं एल्बो की बात करूं तो जॉइंट क्या है, उसका लीवर सिस्टम का बीच का जो होता है जिसे हम फल्क्रम कहते हैं, उसकी तरह काम कर रहा है। हम लीवर सबने देखा है जिसपे वेइंग किया जाता है, सबको पता है, जिसपे हम तौलते हैं कोई भी सामान। तो लीवर वही, लीवर सिस्टम में वही सारा का सारा मैकेनिज्म वही है, फिजिकल मैकेनिज्म वही है, आप समझिएगा। तो जो जॉइंट है वो हमारा हो गया उसका फल्क्रम। और जो हमारी बोन है, जैसे ये जो हमारी शोल्डर्स बोन से लेके हमारी ये यहाँ तक हैंड का टोटल बोन है, ये हमारा लीवर सिस्टम में कौन सा काम कर रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, मैं थोड़ा सा बिल्कुल साइंटिफिकली ना होके थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसके अंदर ये बोला है कि जो हमारा फल्क्रम है, ठीक है, वो हमारा जॉइंट काम करता है, कनेक्टेड टू जॉइंट जो फल्क्रम है। अगर आपका एसएलएम है तो आप उसको खोल सकते हैं, उस वाली पिक्चर को, जो पिक्चर हमारी इसमें बनी हुई है। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ जिससे आप लोगों के पास वो आ जाएगा। मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया, अब आप पे एक्सेस होगा, शेयर कीजिए। ओके ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आप कंटिन्यू क्लास ले ठीक है। सकते हो। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सब पे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए हमारे एसएलएम का आ गया है। इस एसएलएम में हमारा क्या है, आप देखेंगे कि बहुत इजीली तो बताया गया कि जो फल्क्रम है वो हमारी क्या है, हमारा जो बोन, हमारे जो जॉइंट है। और हमारी अब दो आर्म है इसमें, एक रेजिस्टेंस आर्म, एक एफर्ट आर्म है। एफर्ट आर्म को ही हम फोर्स आर्म भी कहते हैं। फोर्स आर्म मतलब जहां से हमारी फोर्स इनिशिएट हो रही है, आप समझ रहे हैं। हम कोई भी सामान उठाते हैं, अगर मैं हाथ की बात कर रही थी एग्जाम्पल के लिए, तो हम इनिशिएट करते हैं, अपना जो फोर्स इनिशिएट होती है बेसिकली वो हमारे जॉइंट वाले जो पोर्शन है यहाँ से इनिशिएट होती है। और रेजिस्टेंस आर्म कौन सी है, जिससे हम कोई चीज पुल कर रहे हैं। ओके, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कोई जो भारी वेट उठाते हैं, वेट की एक्सरसाइज करते हैं, तो वो इसको आप ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। तो ये लीवर सिस्टम उस समय काम करता है। अब आपने इसके आगे एमए पढ़ा था, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था। आप पूरा इसको, जो ये आपका एसएलएम है इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में काफी लिखा हुआ है। अगर आपने फिर समझ नहीं आएगा तो हम फिर इस पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बोन एक्ट एज लीवर अभी हमने बताया था, जॉइंट एक्ट एज फल्क्रम जिसे हम एक्सिस कह रहे हैं, और मसल जो है फोर्स प्रोवाइड करती हैं। और वो जो हमारी बोन है, दोनों जॉइंट से इधर से कनेक्टेड और उधर से कनेक्टेड, दोनों हमारी आर्म का काम करती हैं, जो एक होती है रेजिस्टेंस आर्म और दूसरी होती है हमारी फोर्स आर्म या एफर्ट आर्म, ठीक है। तो कंपोनेंट और लीवर भी आपने इसमें पढ़ा था कि एक्सिस में, फलक्रम में जो है, इसको बहुत बार बार डिटेल में उसको बार बार बताया जा रहा है इस एसएलएम में, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। ये जो फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है, ये हमारे बेसिकली हमारे जो मूवमेंट है उस पर डिपेंड करता है, हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कौन सी हमारी मसल लग रही है। अब कुछ आपको, आप अपने पूरे एसएलएम में देख रहे होंगे, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो मूवमेंट में है, एक्शन में है, यूज हो रहे हैं, जैसे फ्लेक्सियन है, एक्स्ट्रा, ये हमारे सारे हैं जो हमारे मसल के टर्म्स, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर डिटेल में एसएलएम में इन टर्म्स के बारे में नहीं है तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो टर्म्स आप गूगल पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उसका काम क्या है, क्योंकि ये टर्म्स मैकेनिकल फोर्स में और हमारी मूवमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप अभी अब हम ये, जैसे आपने बोला था कि एमए वाला क्या था, एमए का भी वही है, मैकेनिकल एडवांटेज। ये जितनी भी इंजीनियरिंग की वो होती हैं, क्लासेस होती हैं, उसमें भी ये टर्म यूज होता है, लेकिन हम इसमें कहाँ यूज करते हैं, बायोमैकेनिक्स में यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल क्लासेस अलग। तो यहाँ भी एमए है, क्योंकि यहाँ भी लीवर का यूज हो रहा है। एमए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी इन ह्यूमन मूवमेंट। इसमें क्या है कि हाउ लिवर सिस्टम अलाउ मसल टू मूव लोड्स मोर इफेक्टिवली बाय एडजस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, फोर्स जो क्या था हमारा, जो हमारी जो मसल हमारी फोर्स दे रही है, देन फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इससे ये निकाला जाता है। अभी आपका एक जो टॉपिक था, कौन सा सबसे पहला वाला टॉपिक था, प्रदीप प्रदीप जी बोल रहे थे ना आप? हाँ जी। यस। सबसे पहला टॉपिक हमारा था कि आप कह रहे थे लोड क्या है ना। यस मैम। लोड्स, हाँ, इसी मतलब थर्ड यूनिट पे ही हमारे थोड़ा सा आगे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो लोड एंड मोशन इन द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या है, तो देखिए लोड का बेसिक, लोड जो है वो है कि किस तरह से स्ट्रेन पड़ता है। लोड अलग अलग टाइप के होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है, कंप्रेशन होता है, और क्या होता है, शियर होता है। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम जब एक्सरसाइज करते हैं
तो हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो बॉडी में कहाँ पड़ता है? बेसिकली बोन्स और हमारे मसल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम पे। तो यहीं पे ही वो लोड आता है, लोड जो वर्ड आता है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल फोर्स एंड मैकेनिकल लोडिंग। देखिए बार बार इसमें यही बात आ रही है कि मस्कुलोस्केलेटल फोर्सेस आर जनरेटेड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट पुल ऑन बोन्स क्रिएटिंग मूवमेंट एट जॉइंट। तो इसी से ही हमारा इसमें जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि आप लोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोड क्या है, तो लोड के अलग अलग टाइप्स हैं जो हम अपनी जो हमने अपनी उसमें भी बताया था, जो हमारी अभी हमने कल जो अपनी ये पीपीटी देखी थी, ठीक है। एक मिनट में वहीं पे खोलती हूँ आपके पास। हाँ जी, देखिए यहाँ पे लिखा था लोडिंग ऑन बोन्स, ये हमारे चैप्टर में भी बहुत क्लियर है। कंप्रेशन, टेंशन, शियर, ये टॉर्सन, ये अलग अलग टाइप के हमारी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ता है। बेसिकली आप लोड को समझेंगे तो वो स्ट्रेन है, मतलब कि क्या फैक्टर या क्या हमें उसमें कौन सा फैक्टर हमारा लोड, उस पर्टिकुलर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है। तो प्रदीप जी अगर आपको और इसमें देखिए, और वुल्फ लॉ देखिए साथ ही है इसमें। वुल्फ लॉ बहुत सिंपल है, उन्होंने इस बात को बोला है कि अगर हम बोन बिकम स्ट्रोंगर व्हेन एक्सपोज टू रेगुलर मैकेनिकल लोडिंग, अ की प्रिंसिपल इन द एक्सरसाइज साइंस एंड रिहैबिलिटेशन, का मतलब यही है कि जब हम रेगुलर मैकेनिकल लोडिंग एक एक रेशो में, एक पर्टिकुलर माइंडफुलनेस का तो रेशो में हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तभी हमारी बोन स्ट्रोंगर बनती है। अदरवाइज इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये वुल्फ लॉ उसको क्लियर करता है। सिंपल, ये वुल्फ लॉ ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है इसके अंदर की बहुत साइंटिफिक वो हो। ये आपकी जो उस बिहेवियरल जो आपका एक्सरसाइजेज हैं उसको उन्होंने परिभाषित किया है, या कह सकते हैं आपको उसको उन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। ओके मैम। ओके, थोड़ा क्लियर हुआ होगा, आप थैंक इसे यू। और पढ़िएगा। हाँ जी, तो मैं अब आगे शुरू यस करूँ। मैम। हाँ जी, 17 ओके मैम। पार्टिसिपेंट्स ना। थैंक यू। ओके, वेलकम। अब ऐसे आप, ये सही रहेगा, आप ऐसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग फिर लास्ट में या फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ओके। ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं एसएलएम भी खोल सकती हूँ आज, क्योंकि मैंने साथ साथ ओपन किया हुआ है। और हम अपनी पावर पॉइंट पे भी चलते हैं। पावर पॉइंट पे हम ब्लॉक 2 पे आ गए थे। ब्लॉक 1 से हमने किया था कल, और आज हम ब्लॉक 2 पे आ गए हैं। ब्लॉक 2 के अंदर फिर हम वही, बेसिकली हम अपने बायोफिजिकल उस पे बायोफिजिकल उन पे आ चुके हैं, कंपोनेंट पे हमारे जो ये कोर्स है, ओके। तो इसमें है सबसे पहले बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हिप जॉइंट जो है वो सेंट्रल पाइवट ऑफ लोअर बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है, या बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी बॉडी का। इस पे हमें जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, हम अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम रेगुलर मूवमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि दिस इज कनेक्टेड टू द स्पाइन टू द लोअर लिम्ब। स्पाइन को सीधे लोअर दोनों पैरों से हमारे को कनेक्ट करता है। टुगेदर द हिप एंड स्पाइन वर्क इन कंसर्ट टू मेंटेन पॉस्चर। पॉस्चर मेंटेन करता है, सबको पता है, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस हमारी बॉडी का, एंड एफिशिएंट मूवमेंट थ्रू आउट डेली लाइफ एंड प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सेट्रा। ओके, तो क्या है कि अब इसका स्टार्टिंग में यही है कि क्या सपोर्ट, ये बॉडी वेट सपोर्ट करता है, मूवमेंट हमारी उनको इनेबल करता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, योगा पोस्चर एक्सेट्रा। फोर्स को ट्रांसफर करता है, जो फोर्स हमारी बॉडी में बनती है, कहाँ से बन रही है, वही फोर्स हमारी मसल जो हमारी फोर्स बनाती है उसको ट्रांसफर करता है लोअर बॉडी तक, बिटवीन अपर एंड लोअर बॉडी में। इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोटेक्ट्स जॉइंट एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ये हम सब जानते हैं कि हमारा पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट है योगा आसनों में भी और डेली लाइफ में भी, डेली रेगुलर रूटीन में भी। मूवमेंट लाइक त्रिकोणासन एंड वृक्षासन और मेडिटेशन सिटिंग में भी हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं। डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेटेड हिप एंड स्पाइनल बायोमैकेनिक्स फॉर सेफ एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस, ओके। देन स्ट्रक्चर ऑफ द हिप जॉइंट, अब हम ये पढ़ेंगे थोड़ा, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर पे आएंगे। इसको ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है स्ट्रक्चर, इसमें आपका पेल्विस का स्ट्रक्चर है, देन हमारी जो बोन है, हमारे जो लोअर लिम्ब है उसमें फीमर बोन आती है, वो हमारी पेल्विस में यहाँ पे ज्वाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट होता है, आप देखिएगा पिक्चर में भी है, जो जिसे हम श्रोणी मेखला कहते हैं हिंदी में। पेल्विस का जो पेल्विक वो जो हमारी है बोन है, तो वहाँ पे एसिटाबुलम एक सॉकेट है, उस सॉकेट के अंदर हमारी फीमर फीमर का हेड या बॉल जो है वो
फिक्स होती है। ये सब हमने किसी ना किसी क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन अब इसे योगा के तरीके से समझ के और अपना देखेंगे कि, क्योंकि अगर हमें इन चीज़ों का पता होता है तो हम माइंडफुल योगा करते हैं, और हम किसी को सिखाते हैं तो हम उसको भी अच्छी तरीके से थॉरली सिखा सकते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट आप इसमें देखेंगे फेमरल हेड एंड एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है वो पेल्विस के साथ है। ओके, एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जॉइंट कैप्सूल एंड क्लोजेस द प्रोटेक्ट द जॉइंट। ठीक है, इलियोफेमरल लिगामेंट है इसमें, इलियोफेमरल लिगामेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी। ये जो है कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं ये जो आते हैं इसमें। ट्यूबोफेमरल लिगामेंट, लिमिट एबडक्शन एंड एक्सटेंशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ टर्म्स आएंगे हमारे जो हमारे मसल के मूवमेंट के लिए आते हैं। तो कुछ हमारे मसल मूवमेंट होते हैं, जैसे उसमें एक आता है एबडक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। एबडक्शन क्या होता है, हमारा बॉडी हमारी सीधे खड़ी है तो हमारे पैरों को हम अपने राइट में लेते हैं फिर नीचे लाते हैं, तो एबडक्शन वो वाला मूवमेंट है जब हम उसे अंदर लाते हैं। एक्सटेंशन क्या है, हम बाहर की तरफ करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स आएंगे आपके, बार बार आते रहे रिपीटेडली, जिन्हें आप क्लियरली समझ के आप अपने नोट डाउन करके रखा कीजिए कि एक्सटेंशन क्या है, एबडक्शन क्या है, ऐसे काफी सारे टर्म्स हैं। एंड इस्चियोफेमरल लिगामेंट है, वो क्या है, रीइंफोर्स द पोस्टीरियर कैप्सूल। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स बोथ मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, जो हम बात कर रहे थे, सपोर्ट्स फुल बॉडी वेट। ठीक है, अलाउ स्मूथ लोअर लिम्ब मूवमेंट। अब मसल एक्टिंग ऑन द हिप एंड हिप मूवमेंट, कौन कौन सी मसल है, देखिए अभी ये जो मसल के नाम हमारे इसमें आ रहे हैं वही हमारे मूवमेंट में भी आते हैं। फ्लेक्सर्स मसल, एक्सटेंसर्स, एबडक्टर्स, एडक्टर्स एंड रोटेटर्स, ये हमारी डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में होती हैं और इनके अलग अलग सबके काम होते हैं। तो मल्टीपल मसल ग्रुप हैं जो कोऑर्डिनेट करता है हमारी, कंट्रोल करता है हिप मूवमेंट के एंड मेंटेन पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए। तो फ्लैक्सियर्स में बहुत सारे नाम हैं जो आपको इनको लर्न लर्न होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारे मसल एक्ट करती हैं हिप मूवमेंट के लिए। इन सबका अपना अपना काम है और इन्हीं के जो नाम है इन्हीं से इनके काम बने हैं। फ्लैक्सर्स, जैसे मैंने बताया था, एक्सटेंसर, एबडक्टर्स, रोटेटर, एडक्टर्स। रोटेटर्स के अंदर मैक्सिमम ये चारों के चारों जो ऊपर वाली है ना, फ्लैक्सर्स, एक्सटेंसर एंड एबडक्टर्स, ये सब रोटेटर्स में ही ये सब रोटेटर में ही हमारी काम करती हैं, जितनी भी आप देख रहे होंगे ये सब। ठीक है, अब हिप मूवमेंट क्या है हमारा, हिप मूवमेंट फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन पे काम करता है, एबडक्शन एंड एडक्शन मिलके काम करते हैं। इसमें क्या है, फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन अगर आप समझेंगे तो क्या है, जैसे कि जहां हमारा जॉइंट होता है, जॉइंट से जहां एंगल हमारा कम हो रहा है, मतलब हम जैसे अगर हम पैर की बात करें, जो नी हमारा जॉइंट है और नी से नीचे वाली जो बोन है, जब हम उसे फोल्ड करते हैं तो वो फ्लेक्सियन है। मतलब एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, हमारा एंगल जो बन रहा है हमारे जॉइंट पे बन रहा है वो कम हो रहा है, तो वहाँ फ्लेक्सियन मूवमेंट है जो हमारे फ्लेक्सर्स करती हैं। एक्सटेंशन मूवमेंट कहाँ है हमारा, जब हम अपने जॉइंट से अपनी लेग को स्ट्रेच कर रहे हैं बिल्कुल, तो एक्सटेंशन कर रहे हैं, दैट्स मीन हमारा जो एंगल बनता है जॉइंट से हमारे पैरों हमारे लेग के बोन का, वो ज्यादा होता है। तो इस तरीके से ये वर्ड आते हैं, ऐसी एबडक्शन एंड एडक्शन होता है। एबडक्शन मतलब जब हम राइट साइड में अपना पैर को खोलते हैं और फिर अंदर बंद करते हैं तो एडक्शन होता है। तो ये सेम मैंने पहले बताया था, ये देखिए मसल के नाम है, उन्हीं से उनके वर्क के मूवमेंट के नाम भी हैं। ठीक है, अब आता है बायोमैकेनिकल रोल एंड पैथोमैकेनिक्स ऑफ द हिप। अब हिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मूवमेंट में, बैलेंस में, हम सबको पता है। तो बायोमैकेनिकल रोल में क्या है कि ट्रांसफर फोर्सेस फ्रॉम ट्रंक टू लेग एफिशिएंटली। ट्रंक पे हमारे जो फोर्स क्योंकि बेसिकली हमारे जितने मसल है वो ट्रंक पे होती है या हमारी पेल्विक पे होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, ये वहां पे फोर्स जनरेट होती है जो लेग में एफिशिएंटली ट्रांसफर करता है। देन मेंटेन बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम सबने पढ़ा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिससे कि हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। अदरवाइज अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा गड़बड़ हो जाता है तो हम एकदम फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करती है। एंड स्टेबलाइज द पेल्विस ड्यूरिंग वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, एंड पैथोमैकेनिक्स में क्या है, अगर इसमें कोई भी कमी रह जाती है हमारे किसी भी पॉस्चर में और कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाते हैं, तो क्या होता है, मसल वीकन्स हो जाती हैं, टाइटन्स एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमें टाइटन्स होता है एंड पुअर अलाइनमेंट होता है, ओवर यूज एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन्स से। तो ओवर यूज वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो वुल्फ लॉ था वो यही कह रहा था कि अगर हम उसका यूज
प्रॉपर करते हैं तो ही हमारी बोन स्ट्रांग होती है, अदरवाइज उससे इंजरी के चांसेस होते हैं। तो बैलेंस्ड मसल फंक्शन इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट मूवमेंट एंड हेल्दी जॉइंट मैकेनिक्स, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल एग्जांपल जैसे हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं बेसिकली क्या होती है, टाइट हिप फ्लेक्सर्स, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है एंटीरियर में, लोअर बैक स्ट्रेन जो होता है जिसे वीक ग्लूटेल्स कहते हैं, एंड पिरिफॉर्मिस टाइटेंस होता है, जिस सियाटिक पेन जिसे हम कहते हैं, सब कॉमन जानते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो ये इन सब से होता है कि अगर हम माइंडफुल तरीके से पॉस्चर पे नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अच्छे से पूरा प्रॉपर लोड नहीं कर रहे हैं, अपने लोड को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ओके, देन आता है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द हिप जॉइंट। अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हमने पहले भी पढ़ी थी, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है, और मसल फोर्स एंड जॉइंट रिएक्शन फोर्स जो हमारी इंटरनल फोर्सेस हैं, ये हमारी इस पे फोर्स एक्ट करती हैं। तो द हिप जॉइंट कंटिन्यूअसली मैनेज लार्ज कंप्रेसिव एंड टेंसिव फोर्सेस ड्यूरिंग मूवमेंट एंड पोस्चर कंट्रोल। Okay, understanding these forces is key to preventing injury and optimizing performance. बेसिकली हम जब एक्सरसाइजेज या योगा या आसन या कोई भी चीज आसन कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारा एम होता है कि वो बहुत ही क्लियर हो, सही तरीके से हो, जिससे कि हमारी इंजरी को हम प्रिवेंट करें और बोन को स्ट्रेंथन करें, मसल को स्ट्रेंथन करें, ये इसका एम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी है जो बॉडी वेट एक्टिंग डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ मास के डाउनवर्ड, जो हमारे ग्रेविटेशन है अर्थ का, जो रेगुलर हमारे पर हमेशा बना रहता है। एंड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है जब हम ट्रांसमिट करते हैं फुट से लोअर लिम्ब पे अपना नीचे की तरफ, जहां हमारा सरफेस टच है हमारे, या हम वॉल पे करते हैं। और मसल फोर्स क्या है, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस जनरेटेड बाय सराउंडिंग मस्कुलेचर। वो मसल फोर्स है, उसमें बहुत सारी, अभी हमने पढ़ी थी कि बहुत सारी मसल्स एक्ट करती हैं हमारी मसल फोर्स को जनरेट करने में। जॉइंट रिएक्शन फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है, ये भी विद इन द हिप जॉइंट कॉज्ड बाय बॉडी वेट एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स, उससे जॉइंट रिएक्शन फोर्स बनता है। अब मैम है फोर्स, हाँ ये जी बोलिए प्लीज। ये जो आपने बताया ना जेआरएफ, हाँ जी, जो ये जेआरएफ फोर्स माइनस की वैल्यू, हाँ तो ये हाँ, कैसे, मतलब हाउ टू डिफाइन इट कि टू ओके पॉइंट ओके, फाइव माइनस थ्री मल्टीप्लाई में दिस। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मुझे आपका एसएलएम पे जरा जाती हूँ, एसएलएम पे खोलते हैं इसको। एसएलएम में से और हमने डिटेल किया हुआ है बहुत ही सही तरीके से, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज और ये सब हैं, ये आपके आएंगे आपके उसमें, जब आपको अपने एक्सपेरिमेंटेशन को शो करना पड़ेगा, है ना। जस्ट वेट। देखिए, जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स है उसके अंदर हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा वाला डिटेल नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी स्लाइड के अंदर उसको दिया था, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इसमें। तो जॉइंट रिएक्शन फोर्स के अंदर क्या है, द जॉइंट रिएक्शन फोर्स इज द रेजुलेंट इंटरनल फोर्स दैट कीप द जॉइंट स्टेबल एंड बैलेंस, हमने पढ़ा है। इन जनरल ड्यूरिंग बैलेंस्ड स्टैंडिंग posture the JRF on each hip equal about 2.5 to 3 times body weight, 3 टाइम बॉडी वेट। जो हमारा JRF है वो 2.5 है, इक्वल्स टू, आप समझिएगा इसको, इसीलिए वहां पे इसको ऐसे बताया गया है। वाइल इन सिंगल लेग पोस्चर, तो हमारे डबल लेग, जब हम सीधे खड़े हैं, स्टैंडिंग खड़े हैं, जब हम स्टैंड में खड़े होते हैं, तो JRF किस तरीके से हम उसे अपने बॉडी वेट से कोरिलेट करते हैं, वो ये है 2.5 to 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट। जो हमारा बॉडी वेट है, जैसे किसी का, सबका अलग अलग बॉडी वेट होता है, उससे हमारा JRF हमारा उससे निकाला जाता है। जैसे किसी का बॉडी वेट बाई चांस आप समझिए 50 है, और हम 2 उस पे खड़े हैं, किस पे, दोनों पैरों पे खड़े हैं, तो हम JRF को कैसे निकालेंगे, वो उसका फॉर्मूला है कि 2.5 टू 3 टाइम्स बॉडी वेट को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी वेट के साथ। ये इस तरीके से शो किया गया है। सिमिलरली अगर हम सिंगल पोज वाले पोस्चर करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक ताड़ासन करते हैं, तो उसमें हम सिंगल पैर पे खड़े होते हैं, तो उसके अंदर में राइज अप टू, तो जो लेग पोस्चर है वो 4 to 5 टाइम्स बॉडी वेट पे आ जाता है, आप समझिएगा। तो बॉडी वेट को 4 to 5 टाइम पे हम उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे रिलेट करते हैं, ये इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है।
तो ये है जॉइंट रिएक्शन फोर्स को निकालने का मेथड, किस तरीके से हम निकालना है। जो मल्टीप्लाई के बाद जो गैप आपको दिख रहा है, यहाँ है बॉडी वेट, ये जो जगह है ये है बॉडी वेट, यहाँ पे हमारा उसमें बॉडी वेट आता है कि जितना बॉडी वेट है उससे हम जेआरएफ निकालते हैं उस वाली एक्सरसाइज के लिए। तो ये सब हम तब यूज करते हैं जब हम अपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक, आगे चलें फिर। मतलब फोर्स नहीं, एनाल जी नहीं ठीक है, समझाइए, ठीक ठीक ठीक, कुछ होगा तो बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फोर्स एनालिसिस इज कॉमन योगा पोस्चर्स में क्या है, फोर्स एनालिसिस ये तो हम सब जो योगा करते हैं, तो ये है कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ योगा पोस्चर हेल्प इंप्रूव अलाइनमेंट, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंजरी प्रिवेंशन। ठीक है, ईच posture प्लेस यूनिक डिमांड ऑन द हिप जॉइंट एंड सराउंडिंग मस्कुलेचर। हर posture के लिए अलग ही हमें क्या होता है, अलग टाइप की हमें मस्कुलेचर की हमारा वो चाहिए, फोर्स अलग तरीके से चाहिए हमारे स्टेबिलिटी के लिए, और इंजरी प्रिवेंशन के लिए हमें अलग ही तरीके से ध्यान देना पड़ता है हर एक योगा आसन या हर एक एक्सरसाइज के लिए। जैसे कि ताड़ासन में अभी हम जो बात कर रहे थे, नेचुरल हिप अलाइनमेंट है विथ इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव posture। हम जानते हैं कि हम इक्वल वेट रखना पड़ता है हमें दोनों अपने दोनों लेग्स पर, तो और हमारे पूरे पेल्विक जॉइंट पर, हमारे हिप जॉइंट पर। ऐसे देखेंगे वीरभद्रासन जो है उसके अंदर क्या आता है, फ्रंट हिप फ्लेक्सियन की तरफ जाता है हमारा, आप देखेंगे वो आगे की तरफ जा रहा है एंड बैक एक्सटेंशन में आ रहा है, अभी हमने बात की थी। तो देखिए वो क्योंकि हमारा नी से वो मुड़ गया है हमारा, जहाँ पे हमारा जो लेग है, एंड जो स्ट्रेंथन हिप स्टेबलाइजर एंड चैलेंजेस पेल्विक कंट्रोल, यहाँ पेल्विक कंट्रोल पे होल्ड किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे सारे आसन में हमारे फोर्स एनालिसिस को किया जाता है। ठीक है, आगे भी अगर हम देखें तो त्रिकोणासन एंड सेतु बंधासन में भी इसी तरीके से हर एक जगह अलग अलग ही रिक्वायरमेंट होती है हमारी, किस टाइप का मूवमेंट है, कौन सी हमारी मसल्स पे, कौन सी मसल्स का हमारा इन पे ज्यादा काम हो रहा है, इस तरीके से किया जाता है इसमें। ठीक है, अब ये जो हमारी यूनिट थी इसके अंदर हिप जॉइंट पे हमारा फोकस था। अब आते हैं हम इस हिप से ऊपर उठ के स्पाइन पे। तो ब्लॉक टू के यूनिट 2 है जो वो है हमारी स्पाइन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर एंड रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है स्पाइन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी पूरी बॉडी के लिए। एक्सप्लेन स्पाइनल कर्वेचर्स एंड डिस्क फंक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द लिगामेंट एंड मसल सपोर्टिंग द स्पाइन, एनालाइज करेंगे स्पाइनल मूवमेंट एंड फोर्स ट्रांसमिशन। और इसके अंदर हम ये सब चीजें पैथोमैकेनिक्स को देखेंगे, पैथोमैकेनिक्स की इससे रिलेटेड क्या है, और स्पाइनल मैकेनिक्स एंड योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी के लिए। ओवरऑल लास्ट में हम इंजरी प्रिवेंशन पर तक पहुंचते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, और फिर उनके अंदर क्या फोर्स लग रही है, कैसे कौन कौन सी मसल्स वहां पे करती हैं, और वो उनका और बाकी एक्शन क्या है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये पता रहती है तो हम उस तरीके से ही अपने अपनी जितने भी योगा पोस्चर हैं उनको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, और जितने भी आसन हैं उनको हम समझ सकते हैं। आसन हो चाहे मेडिटेशन हो चाहे कोई भी एक्टिविटीज हो उससे रिलेटेड। तो आप यहाँ देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें आपका ये पूरे के पूरे वन जी 1 2 3 4 एंड 5 आपके पोर्शंस, बेसिकली 4 पोर्शंस को शो किया गया है। पहला होता है सर्वाइकल स्पाइन जहाँ 7 वर्टिब्रेट्स शो होती हैं, जो सपोर्ट करता है हमारे हेड को, और यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट मोबिलिटी ऑफ ऑल स्पाइनल रीजन होता है क्योंकि हेड का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे हर आसन में, रेगुलर मूवमेंट में भी। तो इसमें 7 वर्टिब्रे होती हैं। ठीक है, अब है थोरेटिक स्पाइन। थोरेटिक स्पाइन थोरेटिक वर्टिब्रे जिन्हें कहा जाता है, जो हमारे थोरेटिक पोर्शन में होती हैं, जहाँ 12 वर्टिब्रे होती हैं जो रिब से अटैच होती हैं। जब हम पूरा स्ट्रक्चरल अपना हम देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर वाला स्केलेटल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो इसके अंदर आप देखेंगे सब के सब रिब से अटैच होती हैं। ये प्रोवाइड करती हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द ट्रंक, हमारे ट्रंक को। ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो हमारे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन आती है लंबर वर्टिब्रे जिसमें 5 वर्टिब्रे होती हैं, इसे लंबर स्पाइन कहते हैं। प्राइमरली जो ये वेट होता है, वेट बेयरिंग रीजन होता है हमारा, जहाँ पे क्योंकि हमारे कमर पे बहुत ज्यादा वेट बेयर करना पड़ता है। स्ट्रांग होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, ये इससे बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी होता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगनेस भी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा वेट हमारा बेयर करना पड़ता है। देन हमारी आती है सैक्रम एंड कोकक्स। सैक्रम जो होती है वो फ्यूज वर्टिब्रे होती हैं जो पेल्विक स्टेबिलिटी को क्या करती हैं, पेल्विक स्टेबिलिटी को डिफाइन करती हैं एंड बेस सपोर्ट करती हैं। और फिर
सैक्रम कोकैक्स होता है यहाँ पे। हमने इसके अंदर जो बोन है हमने इसमें इसलिए शो नहीं करी, वैसे ये अब जब एडल्ट हो जाते हैं तो वन बोन रह जाती है सैक्रम में। लेकिन जब जो इंडिविजुअल जब चाइल्ड फॉर्म होती है उनमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ 5 इंडिविजुअल सैक्रल वर्टिब्रे होती हैं, जब ये फ्यूज हो जाती हैं तब वन बोन बन जाती है एडल्ट में आते आते। सिमिलरली कॉकिक्स जिसे हम टेल बोन कहते हैं इंडिया। वो भी, हाँ जी, वहां हाँ भी हाँ वन। ओके। ओके, कोकिक्स में क्या होता है कि वन बोन एडल्ट में सिमिलरली ऐसे होता था और फॉर्म्ड होती है, इसमें 3 बोन्स होती हैं, यूजुअली 4 भी होती हैं। तो कोकाइगल वर्टिब्रे होती हैं जो ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ टर्म दिया है। सर्वाइकल लॉर्डोसिस, इनवर्ड कर्व ऑफ द नेक रीजन जब बन जाता है उसे सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं। और थोरैकिक काइफोसिस, जो एक थोरैकिक जो काइफोसिस आप सबने सुना होगा कि एक कमर पे ऊंचा सा कुबड़ सा उठ जाता है, उस आउटवर्ड कर्व ऑफ द मिड बैक हो जाता है, जिससे हमारा, क्योंकि जब हमारा ये स्पाइन का पोर्शन, जो हमारे स्पाइन का पॉस्चर सही नहीं होता, तो जो पॉस्चर हमें इसमें रखना है, सारे योगा करते हुए और डेली डेली रूटीन में इसके हम बारे में इसमें बात कर रहे हैं। देन लंबर लॉर्डोसिस, इनवर्ट कर्व ऑफ द लोअर बैक, इनवर्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, जिससे कि भी ये जो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है चलने में और रेगुलर मूवमेंट में। अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है हमारी स्पाइन के, ये हम देखेंगे। द स्पाइन इंटीग्रिटी डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ डिस्क, लिगामेंट एंड मसल वर्किंग ऑन कनेक्ट टू द अलाउ मूवमेंट व्हाइल प्रोटेक्टिंग न्यूरल स्ट्रक्चर। अब हम सबको पता है, हमने जैसे ये देखा था, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर हमारी क्या जाती है, हमारी इसके अंदर जाती है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, जो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है, सबको पता है, हमने पढ़ा है ये बचपन में कभी भी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। तो वहां के लिए क्या होता है, वहां के लिए डिस्क भी यूज होती है जिन्हें हम इन्वर्टिबल डिस्क कहते हैं, जो कुशन का काम करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं मैकेनिकल शॉक को, लोड को, और मोबिलिटी में भी बहुत ज्यादा उनका इम्पोर्टेंस है। तो कुशन वर्टिब्रे अगेंस्ट इम्पैक्ट, ये हमारी सारी वर्टिब्रे हैं जो डिस्क हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के लिए। की मसल्स कौन कौन सी हैं इसमें, इसमें है इरेक्टर स्पाइन, इसमें एक्सटेंशन एंड पोस्चरल कंट्रोल के लिए होती है। देन मल्टीफिडस जो होती है वो डीप स्पाइनल स्टेबिलिटी के लिए होती है, मल्टीफिडस कहते हैं उसको, उस मसल को। एंड एब्डोमिनल एंड ऑब्लिक मसल्स होती हैं जो हमारा कौन कौन से काम करती हैं, फ्लेक्सियन का और रोटेशनल कंट्रोल, क्योंकि हमारी जो बोन है वो रोटेशनल वर्क भी करती है, वो बहुत सारे, क्योंकि उसमें बहुत जॉइंट हैं तो बहुत सारे मूवमेंट हमारे जो स्पाइनल, जो हमारी वर्टिब्रा है सारी, और जितने भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। एंड क्वाड्रेटस लंब्रोम, ये लेटरल फ्लेक्सियन ऑफ द ट्रंक पे काम करती है। इनकी सारी डिटेल हमारे एसएलएम में है, आप बहुत थॉरोली उसको 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे ना अपने एसएलएम को तो बहुत क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइनल मोशन क्या है, स्पाइनल मोशन के वही जैसे हमने पहले भी पढ़े थे हिप मूवमेंट में, इसमें भी मोशन वही है, फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्सियन, रोटेशन, एक्सियल कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। इसमें क्या होता है, अब आप देखेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग जब होती है तब हम उसे फ्लेक्सियन मूवमेंट करते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट जितने भी हैं, जैसे पश्चिमोत्तासन, आप लोगों को पता होगा इसलिए मैंने हर जगह आसन के पिक्चर्स को नहीं डाला है। पश्चिमोत्तासन जो होता है वहाँ फ्लेक्सियन मोशन होता है, स्पाइनल मोशन होता है। एक्सटेंशन मोशन कहाँ होता है, जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं मूवमेंट में, जैसे भुजंगासन में ऐसे करके। देन लेटरल फ्लेक्सियन हो क्या होता है, साइड बेंडिंग मूवमेंट होता है जब हम त्रिकोणासन में करते हैं। सब जगह हमारी स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल जो हमारा पोर्शन है उसको मूव करना होता है। देन रोटेशन ट्विस्टिंग मूवमेंट जो हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। और ऐसे ही एक्सियल कंप्रेशन कहाँ होता है और डिकम्प्रेशन होता है जहाँ स्टैंडिंग और लोडिंग, जब हम स्टैंड करते हैं और लोडिंग करते हैं। डिकम्प्रेशन ड्यूरिंग इलोंगेशन एंड इन्वर्जन, जब हमारे कोई भी आसन में इलोंगेशन होता है और इन्वर्जन होता है। ये जो टर्म्स हैं इनको आप हाईलाइट कर लिया कीजिए, कभी भी कोई टर्म समझ में नहीं आता तो उन्हें हम सर्च कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं मसल्स के एंड मूवमेंट के। स्पाइनल मोशन इनहेंस मोबिलिटी, मेंटेन बैलेंस एंड improve फ्लेक्सिबिलिटी एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल थ्रू आउट द एंटायर काइनेटिक चेन। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हो जाते हैं। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में फिर वही हमारी वही बेसिक फोर्स हैं वो आती हैं,
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है कांस्टेंट डाउनवर्ड लोड ट्रांसमिटेड थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, हम सब जानते हैं कि कांस्टेंट डाउनलोड लोड है जो ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी पे, जिसके थ्रू जो हमारे इस पे स्पाइनल कॉर्ड पे फोर्स डलती है। मस्कुलर फोर्स एक्टिव फोर्स जनरेटेड बाय स्पाइनल एंड कोर मस्कुलेचर। मस्कुलेचर का मतलब कि जितनी भी मसल वहां पे, जितनी भी टाइप की मसल हमारी यहाँ पे वर्क कर रही हैं, उनका एक एक्टिव फोर्स है जो रेगुलर वहां पे रहता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे। देन ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड अपोजिंग बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट जो है उसको अपोज करती है हमारी, क्योंकि हमें सॉरी थोड़ा सा इसमें वो चल जाते हैं कभी कभी। तो जॉइंट रिएक्शन फोर्स पे आते हैं फिर। जॉइंट रिएक्शन फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स एट इंटर वर्टिब्रल जॉइंट ड्यूरिंग लोडिंग। ठीक है, अभी हमने ये थोड़ी देर पहले भी इनको पढ़ा था, बस हम ये देखते हैं कि ये हमारे कौन से पोर्शन पे किस तरीके से काम करती हैं ये सारी फोर्सेस। बेसिकली ये 4 फोर्सेस पे हम करते हैं। अब कॉमन पैथोमैकेनिकल कंडीशंस क्या हैं, वही जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इनको वो किया था, हाइपरलॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कॉलियोसिस। आप समझेंगे कि कौन कौन से हैं ये जो टर्म्स हैं, ये साइंटिफिक टर्म है उस पर्टिकुलर डिजीज के या प्रॉब्लम के या एबनॉर्मेलिटी के लिए, जो हमारी जब होती है जब हमारा पॉस्चर सही नहीं होता है। कॉमन कॉज इंक्लूड पुअर पॉस्चर, मसल इम्बैलेंस का हो जाता है या वीक कोर मसल होती है, या प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है, हमारा कोई प्रोलॉन्ग कोई एक्शन है ऐसा कि हम रेगुलर खड़े हैं या रेगुलर बैठे हैं, एंड इम्प्रॉपर मूवमेंट पैटर्न। योगा में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यही तो सिखाते हैं कि जैसे बहुत लोग आपके पास आते भी होंगे या फिर कहते होंगे कि ये परेशानी हो रही है, तो उसमें उनके यही कॉजेज सामने आते हैं जिस वजह से उनका बैकबोन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्पाइन बायोमैकेनिक्स इन योगा क्या है, फोर्स एनालिसिस इज कॉमन योगा पॉस्चर में, ये हमारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको क्लियर किया हुआ है। तो योगा पोजेस जैसे ताड़ासन, उसमें है न्यूट्रल अलाइनमेंट। न्यूट्रल अलाइनमेंट का मतलब क्या है, स्पाइनल एक्शन हमारा न्यूट्रल है वो एक्सटेंशन तो कर रहा है लेकिन एक न्यूट्रल उसमें है। तो पॉस्चरल स्टेबिलिटी के लिए इफेक्ट है उसका, बायोमैकेनिकल इफेक्ट है जिससे हमें बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड बैलेंस करता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन को, जो मसल फोर्स की वजह से लोड क्रिएट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में और बैलेंस करने में हेल्प करता है हमारा स्पाइनल एक्शन। एंड भुजंगासन में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन में क्या होता है, स्ट्रेंथन्स एक्सटेंसर मसल को स्ट्रेंथन करता है, ओपन एंटीरियर स्ट्रक्चर को ओपन करता है जो हमारा एंटीरियर स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हमारे सारे आसन हैं, जैसे पश्चिमोत्तासन में फ्लेक्सियन स्पाइनल एक्शन होता है। फ्लेक्सियन एक्शन का मतलब क्या होता है, पश्चिमोत्तासन में स्ट्रेच करता है पोस्टीरियर चेन को और डिकम्प्रेस करता है लंबर डिस्क को। जो लंबर डिस्क अभी हमने डिस्कस किया था पहले, जो हमारा लंबर पोर्शन है उसको क्या करता है, ये उसको डिकम्प्रेस करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये जो पूरा मैम, हाँ जी प्लीज कहिए। इसमें है ना पश्चिमोत्तासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन, हम्म, इसका पहले भी नाम आया था क्या? इसकी पिक्चर है क्या आपके पास? जैसे बाकी आसन तो देख के समझ में आ गया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। श्योर श्योर, हमारी एसएलएम में भी बहुत जगह होगी। बार बार रिपीटेशन ऑफ पिक्चर इसीलिए मैंने नहीं किया, मुझे लगा थोड़ा सा क्योंकि वो फिर ज्यादा स्पेस लेता है। अदरवाइज अगर पिक्चर नहीं होगी तो हमारे एसएलएम मैम में भी अब इसकी, हाँ जी नहीं तो मैं गूगल में बाद में देख लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मैं है। समझ गई, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, एक मिनट। हम्म, ओम आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया ये जी। हाँ जी, तो क्या है मत्स्येंद्र आसन में बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं, हाँ मैं समझ गई, इसमें नहीं है हमारी, ये हमारे इसमें इस वाले एसएलएम में मत्स्येंद्र आसन नहीं है। ठीक है, पश्चिमोत्तासन तो मैम मैं है। जी जी, गूगल पे देख लूंगी मैम, कोई श्योर श्योर ना श्योर, हो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा आप ओके। बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये जो आपका वो है तरीका सही है, क्योंकि हम लोग को क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिर जो ये टर्म्स हैं उनको भी आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। मत्स्येंद्र आसन के अंदर क्या होता है एंड पश्चिमोत्तासन के अंदर क्या होता है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो अब आगे हम इसमें चलते हैं। तो टी टेक जो हमारे की टेक अवेज थे वो यही था कि अलाइनमेंट क्या है, प्रॉपर अलाइनमेंट रिड्यूस स्पाइनल स्ट्रेस एंड प्रोटेक्ट इंटर वर्टिब्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि वर्टिब्रा बहुत ज्यादा वल्नरेबल हमारे पोर्शन है और बहुत जल्दी असर पड़ता है और बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस भी है, आप दोनों चीज समझिए। तो हमने इसमें ये देखा है। एंड मसल बैलेंस, मसल्स
बैलेंस में क्या है? बैलेंस मसल एक्टिवेशन प्रोटेक्ट डिस्क एंड लिगामेंट फ्रॉम ओवरलोड। योगा बेनिफिट हमने देखे हैं, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, पोस्चर एंड ओवरऑल स्पाइनल हेल्थ। ओवरऑल लास्ट में हम यही बात करते हैं कि प्रिवेंट इंजरी, माइंडफुल मूवमेंट जो होता है वो इंजरी को प्रिवेंट करता है, जिससे कि मूवमेंट एफिशिएंटली थ्रू आउट द प्रैक्टिस हम कर सके। बायोमैकेनिक्स ऑफ द पेल्विस। अब हमारी सेकंड यूनिट में इसका क्या आता है? अभी हमने हिप पढ़ा था पहले, देन हम आए थे उस पे स्पाइन पे, अब हम पेल्विस पे आते हैं। स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, फंक्शनल मूवमेंट क्या है, ये हम इस पूरे चैप्टर में, आपने इस पूरे यूनिट में इसको पढ़ा होगा। तो इसमें हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, इसका जॉइंट पढ़ेंगे, जो हमने सब में पढ़ा है इसमें भी हम उन्हीं को कैरी ऑन करेंगे। लोड एंड स्टेबिलिटी को देखेंगे, कौन कौन सी मसल इस पे वर्क करती हैं, फंक्शनल उनके रोल क्या है। फोर्स एनालिसिस सिमिलरली एंड उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। एनाटॉमिकल ओवरव्यू ऑफ द पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल अभी हमने हिप के साथ देखा था, उसके अंदर भी हम इसका ये पूरा पिक्चर है जो हमारे इसमें भी है, तो इसको हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ द पेल्विस में क्या है? 2 हिप बोन्स हैं एंड सैक्रम है। ऑक्स टॉक्सा भी कहते हैं उसको, 2 हिप बोन्स को। द पेयर्ड लेटरल बोन फॉर्मिंग द साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द पेल्विस। आप देखेंगे जो इसकी पिक्चर है उसको देखेंगे, ये देखिए राइट एंड लेफ्ट ऑक्स टॉक्सा जिसे कहा जा रहा है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, जो हमें अगर ये समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ से कौन सा बोन ज्वाइन कर रहा है और किस तरीके से ये लोड को बेयर करता है। सेक्रम होती है वेस्ट शेप बोन एट द बेस ऑफ द स्पाइन फॉर्मिंग द पोस्चर पेल्विस। हमने अभी सेक्रम स्पाइन में पढ़ी थी। देन कोकिक्स भी इसके साथ है, द टेल बोन टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। पार्ट ऑफ ईच हिप बोन में कौन कौन से पार्ट है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। फंक्शन इसके वही है, वेट सपोर्ट करता है, लोड को ट्रांसफर करता है, ऑर्गन का प्रोटेक्शन करता है ऑब्वियसली, एंड मसल अटैचमेंट इसके साथ होता है, और पोस्चर और लोकोमोशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस कहाँ कहाँ है ये आप देखेंगे। द ब्रॉड अपर पोर्शन फॉर्मिंग द फ्लेयर्ड साइड ऑफ द पेल्विस, ओके, एंड इस्चियम द लोअर पोर्शन part that support body weight when sitting. Pubis the anterior part forming the front of the pelvic girdle. इस तरीके से ये फ्यूज करके 3 जो बोन है ये फ्यूज करके बनी है हमारी पूरा पेल्विक ग्रिडल, जिसके बारे में हमने आपने अभी बात करी थी। पेल्विक ग्रिडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 बेसिक बोन है जो इसमें हमारी वर्क करती हैं। अब यहाँ जॉइंट, जहाँ बोन है फिर वहां जॉइंट भी होगा। अब हम कौन कौन से जॉइंट है इसमें हम बात करते हैं। द पेल्विस इज हेल्ड टुगेदर बाय 3 की जॉइंट्स, each contributing uniquely to the balance of stability and mobility required for efficient movement and load distribution. ठीक है, अब है सैक्रोलिएक जॉइंट। मैंने कुछ पिक्चर अपनी इसमें पावर पॉइंट में कुछ अलग ली हैं और हमारी जो एसएलएम है उसके अंदर अलग तरीके से शो की गई हैं, आप उसको देखिएगा। तो सबसे पहला जॉइंट क्या है? सैक्रोलिएक जॉइंट। बेसिकली जितने भी आप आगे का जाके भी जो जॉइंट पढ़ेंगे वो हमारी बोन से रिलेटेड उनके नाम होते हैं कि कौन कौन सी बोन जुड़ के आपका वो जॉइंट बना है। तो ये जो आपका जॉइंट है सैक्रोइलियक, देखिए इसमें सैक्रम जो हमारी स्पाइनल से आती है, सैक्रम बोन, और हमारी जो इलियम है बाइलेटरली इलियम से जुड़ा होता है। इलियम क्या है? हमारा पेल्विक ग्रिडल के बोन थी, उससे हमारा जुड़ा होता है। तो ये जॉइंट हमारा यहाँ बनता है। ये जो है प्राइमरी पाथवे ऑफ फॉर फोर्स ट्रांसफर करता है स्पाइन और लेग के बीच में, क्योंकि स्पाइन से जुड़ा है। स्पाइन की किससे जुड़ा है? सैक्रम से, इसलिए इसका नाम है सैक्रोइलियक जॉइंट। ये अलाउ करता है न्यूटेशन। न्यूटेशन माने फॉरवर्ड सैक्रल टिल्ट, जब फॉरवर्ड सैक्रल टिल्ट होता है, एंड काउंटर न्यूरेशन। काउंटर न्यूरेशन का म्यूटेशन का मतलब होता है बैकवर्ड टिल्ट। तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट इस यहाँ पे हमारा वर्क करता है। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? अब फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट है ये। फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब आप समझते होंगे, हमारी बोन होती है, कार्टिलेज फाइबर होते हैं और कार्टिलेज होती है। तो ये बहुत सॉफ्ट जॉइंट होता है एक्चुअली। तो ये एंटीरियर मिडिल पे होता है हमारे ग्रिडल के, जो हमारा पेल्विक ग्रिडल है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड शॉक एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये कुशन का काम करता है तो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। कुशन का काम क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर हमारी क्या है, इसके अंदर हमारी प्योर बोन नहीं है, इसके अंदर हमारा कार्टिलेज भी है, फाइबर भी है। दीदी ओके, क्लास पढ़ा रही मैडम। हाँ जी, आप लोग थोड़ा सा म्यूट रहेंगे तो शॉर्ट फिर शॉर्ट इजी शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट
आज तो जी, बहुत धीरे समझा भी रही है, मेरी आवाज तो नहीं जा रही? अब आ रही है आपकी आवाज, आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है। तो क्रिटिकल ड्यूरिंग, ये क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, वॉकिंग में, रनिंग में, चाइल्ड बर्थ में, सब में, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट भी होता है और ये बहुत शॉक अब्जॉर्प्शन भी करता है। देन आते हैं हम लंबोसेक्रल जॉइंट। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, जॉइंट बिटवीन L5। L5 वर्टिब्रा है हमारी, जो हमने पहले भी पढ़ा था। L5 वर्टिब्रा, जो लंबर वर्टिब्रा में जो 5 नंबर की वर्टिब्रा है, इससे हमारी सेक्रम को ज्वाइन करके रखता है। एंड द सेक्रम, ये परमिट करता है ट्रंक फ्लेक्सियन को, एक्सटेंशन को। ट्रंक फ्लेक्सियन, फ्लेक्सियन अब आप समझ रहे हैं कि फ्लेक्सियन का मतलब क्या है। फ्लेक्सियन मतलब उसको श्रिंक करना, मतलब एंगल को कम करना, और एक्सटेंशन मतलब एंगल को बढ़ाना, कोई भी बोन जॉइंट पर। और लेटरल मूवमेंट में भी ये काम करता है। ट्रांसफर एंटायर स्पाइनल लोड डाउन टू द पेल्विस। और ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबोसेक्रल जॉइंट में क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है पॉस्चर में, तो सियाटिका का पेन स्टार्ट होता है। हमेशा हमने देखा है सियाटिका का पेन, क्योंकि यहाँ पे कहाँ है, ये L5 से सेक्रम से जुड़ के हमारे साथ जॉइंट हो रहा है इसमें, पेल्विक के साथ। ठीक है। इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है इन जॉइंट्स की, सबकी तीनों जॉइंट्स की, ये है द इंटरप्ले ऑफ दीज। इंटरप्ले मीन्स सबका साथ साथ कुछ ना कुछ वर्क करता है। तो दीज थ्री जॉइंट क्रिएट अ डायनेमिक बैलेंस, providing enough stability for load bearing while allowing sufficient mobility for efficient weight distribution and obviously shock absorption during the movement. तो ये जॉइंट हमने क्लियर किए हैं। अब है मसल कंट्रोलिंग पेल्विक मूवमेंट। मसल्स आएंगी। आप देखिए मसल हमारी कुछ टाइप की होती हैं, वो हर जगह काम कर रही होती है, सबके अपने काम है, वहां पे सब कार्य हो रहा है उनका, सबका अपना काम है। आप इसमें देखिएगा जो पिक्चर शो हो रही है, फ्लेक्सर्स, इलियोपैसस, ये जो हैं, जो ये मसल्स के नाम हैं जो फ्लेक्सर्स के अंदर आती हैं। फ्लेक्सर एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं, क्योंकि वो मसल कौन सी वाली बोन के साथ, कौन से वाले जॉइंट के साथ है, तो उसका नाम चेंज हुआ है। तो ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को प्रोड्यूस करता है। एक्सटेंसर्स जो है वो क्या करती हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस है, और हैमस्ट्रिंग है जो प्रोड्यूस करता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ये आप समझिएगा, जो ये वर्ड्स हैं, इनको हमारी ये मसल्स हेल्प करती हैं मोबिलिटी में, या मसल एक्टिविटी यहाँ पे काम करती है। एबडक्टर्स एंड एडक्टर्स, ये क्या मेंटेन करते हैं, लेटरल पेल्विक स्टेबिलिटी, क्रिटिकल इन सिंगल लेग बैलेंस। जब हम सिंगल लेग बैलेंस में काम कर रहे होते हैं, या आसन कर रहे होते हैं, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। रोटेटर क्या होता है, पिरीफॉर्मिस एंड एप्टू एप्टूरेटर्स मसल्स, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पेल्विक रोटेशन को। जब पेल्विक रोटेशन होते हैं, हम रोटेशन वाले कोई भी आसन, एक्सरसाइजेस एक्सेट्रा करते हैं तब। कोर एंड पेल्विक फ्लोर, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस ऑब्लिकस एंड पेल्विक डायफ्राम प्रोवाइड डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड ऑर्गन सपोर्ट। ये कोर पेल्विक फ्लोर होता है। ओके। अब बायोमैकेनिकल एनालिसिस एंड पेल्विक फोर्सेस, जितनी सारी हमारी फोर्सेस हैं वो किस तरह से यहाँ काम करती हैं, हम यहाँ देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट इम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑन द पेल्विस फ्रॉम द वेट ऑफ द अपर बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड थ्रू द स्पाइन। वो हम देख रहे हैं कि हमारे पेल्विक पे बहुत सारा हमारे पूरी बॉडी का, अपर बॉडी का वेट आता है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ट्रेवल्स अपवर्ड फ्रॉम द फीट थ्रू द लोअर लिम्ब टू द पेल्विस, इक्वल एंड अपोजिट टू द बॉडी वेट। ओके। मस्कुलर फोर्स क्या करता है, जनरेट बाय सराउंडिंग मसल्स टू स्टेबलाइज, कंट्रोल एंड प्रोड्यूस पेल्विक मोशन इन ऑल प्लेन्स। देखिए ये सारी चीजें हैं, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि हम चीजें समझते हैं सब चीजें, पर जब आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रेजेंट करना होगा, तो इन पर्टिकुलर टर्म्स को भी डालना जरूरी होता है, तभी साइंटिफिक स्टडी कंप्लीट होती है। नहीं तो हम रेगुलर तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये टर्म्स को आपको अपने आंसर्स में, जब भी आपके एग्जाम्स या कभी आपको लिखना है, तो उनको आप इंक्लूड कीजिएगा, जिससे कि आपका वो जो इम्प्रेसिव आंसर्स आए। अब जॉइंट रिएक्शन फोर्स में आते हैं, उसमें क्या है, इंटरनल बैलेंसिंग फोर्स विद इन पेल्विस जॉइंट दैट काउंटर रिएक्ट एक्सटर्नल लोड एंड मेंटेन जॉइंट इंटीग्रिटी। shear एंड टॉर्सन फोर्सेस अभी हमने पढ़ी थे कि अकर ड्यूरिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट, asymmetrical loading एंड particularly relevant in rotational activities में shear एंड टॉर्सन फोर्सेस का काम होता है। अब इसमें इनका क्या इनका जो वर्क है वो क्या है, पॉस्चर बैलेंस, लोकोमोशन सपोर्ट एंड इंजरी प्रिवेंशन, जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। पैल्विक बायोमैकेनिक्स इन योगा क्या है, फोर्स एनालिसिस इज कॉमन योगा पोस्चर, जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था पहले वाली यूनिट में, इसमें भी हम देखेंगे कि पेल्विस के अंदर कैसा हमारा, कहाँ वो उसका रोल है।
योगा पोजेस में। तो ताड़ासन में सिमिलर न्यूट्रल टिल्ट है इसमें, ताड़ासन हम देखेंगे तो उसके अंदर ये न्यूट्रल टिल्ट है, बैलेंस पॉस्चर होता है, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ऑल पेल्विक जॉइंट, ये बायोमैकेनिकल इफेक्ट हैं इसके। देन वीरभद्रासन, वीरभद्रासन में क्या होता है, स्लाइट एंटीरियर टिल्ट होता है, स्ट्रेंथन हिप स्टेबलाइजर, चैलेंजेस एब्डक्टर एंड एडक्टर बैलेंस। एक मिनट, ओके। जो हमारे की टेकअवेज हैं वही इसके अंदर भी वैसे ही है कि अलाइनमेंट, इंप्रूव मैकेनिक्स, बैलेंस मसल एक्टिवेशन, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी एंड फंक्शनल पॉस्चर, जो हमारे इंजरी को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से हमारी ये जो यूनिट है ये यूनिट फिनिश होती है। अब ब्लॉक 3 हमारा स्टार्ट है, जो हम कल भी कर सकते हैं। आज अगर हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो हम इसमें कर सकते हैं। मैम, जी हाँ मैम, it is not my question, just a request. May we get the pictures of all the asanas? श्योर बिल्कुल। Okay, मैम। क्योंकि देखिए बहुत सारे आसन है आपके पास, जो एसएलएम है उसके अंदर योगा आसन का भी कोई जो सब्जेक्ट होगा उसके अंदर भी होंगे ये, क्योंकि इसके अंदर हमने आसन का तो दिया ही है लेकिन आसन बहुत सारे हमने इसमें डाले भी नहीं है। कई आपने देखे होंगे हमारे पूरे की पूरे एसएलएम में भी बहुत आसन नहीं है, मिस भी हो रखे हैं बहुत आसन। नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो So ma'am, if I get the pictures, अच्छा, then it will be better for us. समझ सकती हूँ मैं, हाँ, क्योंकि पिक्चर से बहुत इजीली हम कनेक्ट कर पाते हैं चीजों को। Yeah, तो जो ma'am. जो Yeah. आपके इसमें है वो तो होंगी, और जो नहीं होंगी उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। मैं बात कर लूंगी यहाँ पे। तो अगर पिक्चर की, क्योंकि Okay. पिक्चर्स की भी हमारे पास पक्का कोई ना कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमारे पास कोई वो हो गई डॉक्यूमेंट होगा जो आपसे शेयर कर दिया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो हम लोग Okay. खुद उसको मेंटेन कर सकते Thank you. हैं। जी मैम वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क कि जी। जो बुक्स आएंगी हमारी, तो हम्म, क्या उसमें क्वेश्चंस भी होंगे मतलब सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आंसर्स लिखेंगे तभी थोड़ा आइडिया भी होगा एग्जाम्स के लिए ना, सही श्योर। रहेगा। जो ये जो एसएलएम अभी मैंने ऑन किया हुआ है, इसमें चलाया हुआ है, तो ये ही होगा आपके पास एसएलएम आ चुका है जो मैम मटेरियल है। नहीं मैम, अभी नहीं आया है। अच्छा, इसलिए ओके, दैट्स वाई, इसलिए ऐसा मैं ही समझ गई। है। ये जो मैंने अभी खोला हुआ है ना डॉक्यूमेंट, ये अभी आपके पास आएगा। इस डॉक्यूमेंट ओके। को ही आपको पढ़ना होगा। इस डॉक्यूमेंट की हर, जो मैंने अभी आपको बताया था, हमने ब्लॉक में जो किया हुआ है ना, हर ब्लॉक में, जैसे ये आप समझिए, जैसे ब्लॉक 2 है ये, इसी तरीके से ब्लॉक 1 हमने किया था। हर ब्लॉक में यूनिट है, तो ये यूनिट है, यूनिट आपकी पूरी डिटेल में आप पढ़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है इसीलिए आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे ही मैं अभी बात करूंगी कि आपके पास पहुंच जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। इसके हर यूनिट में हमने नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए पॉइंट टू रिमेंबर भी है, वोकेबलरी भी है, और चेक योर प्रोग्रेस में आपके मल्टीपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं उसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इनको आप करेंगे, इनके आंसर्स को आपको इसके अंडरस्टैंड करने के लिए, आंसर आपको बड़े क्वेश्चंस के नहीं है, बस ये कीवर्ड्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं। तो ये हर यूनिट में मिलेगा आपको। ठीक है, आप भी रिक्वेस्ट ओके। कीजिएगा और मैं भी कह दूंगी कि शायद अभी तक आप तक पहुंचनी चाहिए। अभी क्योंकि आपका इनिशिएटिव आया ये वाला बैच, आई थिंक कितना टाइम हो गया इस बैच को इनिशिएट हुए? अभी फर्स्ट ही तो फीस सबमिट हुई है, ज्यादा हाँ, दिन नहीं हुआ है। ओके, अभी वो सबको एक साथ ही फिर वो करेंगे। क्लासेस इसलिए स्टार्ट कर दी जाती हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाए इस सब्जेक्ट के साथ, है ना? ओके। तो अब मैं, देंगे मैडम जी। जी बिल्कुल, फिर से बोलिए। जो आंसर, जो बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर तो बुक में है नहीं, तो कहाँ से देने पड़ेगा आंसर? आंसर तो खुद हमें बनाना पड़ेगा बुक को पढ़ के, जब हम वो जो, मैडम हमारे तो टच में नहीं है, हम तो जो है मैथ्स के आदमी है, हम तो टच में नहीं है हमारे तो जो है। नहीं हमने तो आप अरे जो है इसको, 87 बीएससी किया था, मैं 87 समझ, हाँ। बीएससी किया था। हाँ जी, देखिए आप उसमें परेशान होने की बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। ये ना लगता है कि जब लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं कि अरे ये कैसे जी हाँ। होगा, बट जी हाँ। आप इनको, जैसे कि अब मैं, अभी हमने हिप का पढ़ लिया था ना, अभी अगर हम जी। बात करें तो मैं अगर जी आपके सामने क्वेश्चन बात करूं कि डिस्क्राइब द, अभी मैं शॉर्ट आंसर की बात करती हूँ, डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हिप जॉइंट एंड इट्स कंपोनेंट, आप डिस्क्राइब जी। कर दोगे। आप वहाँ पिक्चर भी बना सकते हो, ये हिप का है, और उसको डिस्क्राइब कर दोगे, लिख दोगे। क्वेश्चन अब बड़े वाले पे आते हैं, वो क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर, लिगामेंट एंड मस्कुलर सपोर्ट्स ऑफ द हिप जॉइंट एंड हाउ दे कंट्रोल टू स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। अब ये क्वेश्चन उसी तरीके से है कि पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा
जो हिप जॉइंट है, समझिएगा। इनके आंसर्स अच्छा। इसमें इसलिए नहीं दिखे क्योंकि ये आंसर अभी हमें खुद ही, अब आप नोट्स बनाएंगे, ये आंसर खुद ही करने पड़ेंगे। और अगर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे तो आप ना डिपार्टमेंट में बोलिएगा, तो इसके नोट्स फिर रेडी करके आपको दिए जा सकेंगे, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड अभी नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे जस्ट अभी आप लोगों का क्लास लेनी है, और अभी ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको कन्वे करना है ना। तो अगर वहां से आता है, अभी आपके पास एक बार एसएलएम आ जाएगा ना तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अभी तक मुझे ये था कि आपके पास एसएलएम है, इसलिए मैं बार बार एसएलएम बोल रही थी। नहीं, अभी एसएसएल मेरे नहीं, पास है मैडम, मेरे मेरे पास पास भी एसएसएल नहीं है। है मैम एसएलएम। आप एसएलएम लोग है, नहीं तो ओके, फिर नहीं तो पर एक दूसरे इतना, को वो कर दीजिए। पर एसएलएम है पर इतना इजी नहीं जितना रहे। कुछ कुछ क्वेश्चन की काफी। जी, वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे, देखिए आप लोग तो मुझसे काफी कुछ, कभी कभी कोई कोई बड़े भी हैं, कोई मेरे जैसे भी हैं, कोई मुझसे छोटे भी हैं। तो मैं मैंने जो एज, पीपीटी आप भेज रही मैडम, इसमें सवाल आएंगे एग्जाम में? जो मैंने पीपीटी भेजी है वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बेसिक अच्छा, हमारा क्वेश्चन। काम एसएलएम से ही होगा, अच्छा। है ना। और जब आपके हाँ एग्जाम आएंगे उस टाइम पे हम रिव्यू क्लास भी ले सकते हैं शायद। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होता है आप अपने कनेक्टेड पर्सन से दिया कीजिए, और फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं क्लासेस में। क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग में थोड़ा सा गैप आता है, बट उस गैप को हम कनेक्शन से और कम्युनिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, है मैम ना। आपका मैडम, पर्सनल नंबर मिल सकता है क्या? मैं अपना नंबर दे सकती हूँ, बस एक बार मुझे पूछना पड़ेगा। कोई कभी कभी कुछ लॉज और ये होते हैं जो, देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, क्वेरी को सॉल्व करने में, है ना। हम डिस्कस करके भी कुछ क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। मैडम मैडम मैंने ये बीएससी हिंदी मीडियम किया था, हिंदी जी मीडियम। जी जी। तो मैडम मेरे को प्रॉब्लम आ रही है मैडम में। मैं एक बार बात करूंगी, क्योंकि कुछ एसएलएम जो होते हैं वो हिंदी में भी बनते हैं, ट्रांसलेट किया जाता है। अगर ये वाला एसएलएम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं है तो आप इस क्वेरी को वहां पे डाल दीजिए कि जो एसएलएम है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दीजिए, जो आपके लिए सही होगा, क्योंकि मीडियम दोनों है। एग्जाम का जो मीडियम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों है। और देखिए ये हाँ क्योंकि साइंटिफिक है, एक्चुअली क्या है, ये वाला जो आपका कोर्स है ना ये साइंटिफिक कोर्स है, इसलिए उसकी हिंदी करने में वो आपको और मुश्किल क्रिएट कर देगा। पर मैडम, हाँ, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस हिंदी मीडियम में है, अजमेर हम्म, यूनिवर्सिटी अजमेर हिंदी मीडियम में एमएससी करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और मैंने कोटा से जो है पीजी वाइज किया है, एनाटॉमी हिंदी में, पूरा एनाटॉमी हिंदी में। ठीक है, फिर कोई तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं क्यों है। नहीं बतानी? हाँ क्यों नहीं 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 होएगा यहाँ पे मैक्सिमम। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ हैं मुझे जो पता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूँ, तो उन सब्जेक्ट की हिंदी है। मैडम ये हो जाए तो बड़ी कृपा होगी मैडम, हम नहीं करा श्योर। हमारा तो मतलब फेल हो जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मैडम मैं देखिए, सीनियर सिटीजन हूँ वैसे। जी मैं मैंने समझ एमएससी गई। मैथ से कर रखा है। जी हाँ एमएससी जी। मैथ से मैं रिटायर हुआ हूं अभी में, है ना। वाह नाइस। लेकिन मैंने बीएससी हिंदी मीडियम किया था 87 में। जी जी। हाँ, तो तो मेरे को आपका प्रॉब्लम आ रही मैडम। आपका हाँ आपका जो साइंटिफिक वाला वो है वो बीएससी वाला ही है, बीएससी तक है ना। कोई बात नहीं। ये इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, आप एक बार अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, इनफैक्ट मैं ही कन्वर्ट करके दे दूंगी हिंदी में, मैम थोड़ा जो सा समय एग्जाम लगेगा। होते हैं, एक्सक्यूज मी, वो बाइलिंगुअल हो जाते हैं क्या? यस, बाइलिंगुअल एग्जाम है। एग्जाम की आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है अभी, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम हुए थे। देखिए बहुत लोग हैं जो बिल्कुल थॉरली इंग्लिश में आंसर देते हैं, बहुत लोग हैं जो थॉरली हिंदी में आंसर देते हैं, और बहुत होंगे ऐसे जो दोनों में करेंगे। कोशिश कीजिएगा साइंटिफिक वाले जो हैं उनको आप दोनों में करिएगा। दोनों में कैसे और करते हैं, दोनों में जैसे करेंगे आप हम। समझिए आप अपनी लैंग्वेज, तो जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, हाँ मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ ना, लेकिन मैं जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज कर रही हूँ, ये वाली तो जो हाँ कंफर्टेबल हो। मैडम, ऐसे करेंगे। हम्म। टेक्निकल वर्ड तो इंग्लिश में देंगे और वैसे हाँ बोल देंगे आप। तो आप ये कर सकते हो, इसमें आपको टेंशन की बात नहीं है, लेकिन तो आप मैडम ये जो, आप कर दोगे हिंदी मीडियम से कर दोगे आप ट्रांसलेट? हाँ एक बार आप डिपार्टमेंट में क्वेरी जरूर डालिएगा, क्योंकि जैसा वो कहते हैं फिर डिपार्टमेंट वाले कहा है कि हमारे पास नहीं है, मैंने किया था। आप कह दीजिए करवा दीजिए तो हम कर देंगे। डिप्टी डायरेक्टर से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है ना, हाँ हमारे पिछली पास बार वो भी, बुक्स। समझ गई मैं, पिछली बार भी इसका नहीं हुआ था। तो मैं एक बार बात कर लूंगी डॉक्टर उपासना जी से, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद भी कह दूंगी कि आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम है तो बनाया जा सकता है उसको हिंदी का, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। हाँ बाकी जो हाँ इंग्लिश है, इंग्लिश भी काफी इंग्लिश इजी इंग्लिश में इसमें किया गया है इसको, तो कोशिश हाँ। कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप अभी से परेशान मत होइए। पहले आप उसको एक या दो या तीन बार थॉरोली से पढ़िए, एज अ जस्ट की नॉलेज के लिए। कोई कंफ्यूजन होता है उसको हाईलाइट कीजिएगा, हम उस पर डिस्कस कर हाँ सकते मैडम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम प्रॉब्लम हमारे वो, उसको दिक्कत नहीं है मैम, हैं। जी है जी ना। बिल्कुल। ये तो हम कर लेंगे, इस बात नहीं है।
हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ। देखिए, आप मुझसे बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटे भी हैं, कुछ मेरे जैसे भी हैं। तो क्या होता है, हाँ ये वाली जो एज होती है, इसमें मैं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कोई भी चीज को जी हाँ समझने की, है ना। जी अंडरस्टैंडिंग हाँ जो बन जाती है, तो हम कोई भी सब्जेक्ट को ग्रैस्प बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि हमारा जी उतना लेवल हम आ चुका है। तो अभी आप एग्जाम की टेंशन तो हर इंसान को होती है, जब हम कोई भी एज में हो, तो उसकी टेंशन अभी मत लीजिए। ये बहुत लीनियंट एग्जाम होते हैं, क्योंकि ओपन डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग में सबको पता होता है कि थोड़े से गैप और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन इसका जी मतलब हाँ ये नहीं है, आप अपने आप को अच्छे से आप उसको डिफाइन कीजिए, क्योंकि जो आपकी जो कॉपी जो जहाँ चेक होती हैं, वो लोग भी जानते हैं कि ओडीएल के काम है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, सही होना चाहिए जो आपकी डेफिनेशंस हैं और जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। और ये लेवल भी है, मास्टर्स लेवल है। तो मास्टर्स लेवल में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टू द पॉइंट बात करें और क्लियरली एक्सप्लेन करें। बहुत अच्छा। ज्यादा मेडिकल वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। इस अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है हाँ। हाँ, अभी तो ये बहुत बेसिक है ना। तो हम्म, क्वेश्चन थोड़े बड़े लगते हैं, बट आप धीरे धीरे उनको समझ के करेगा। कोशिश कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, है चलो ना। ठीक ठीक। और हिंदी की अगर होगी तो मैं जरूर हिंदी वाले में आप लोगों के लिए वो करूंगी, ठीक बात है मैम, मैम। करूंगी। आप अपने पर्सनल नंबर के लिए थोड़ा सा बात कर लीजिएगा। मैं अगर जरूर कर शेयर कर हाँ, सकते हैं आप तो इजी रहेगा ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स। क्वेरीज में। मैं डॉक्टर उपासना जी से बात करूंगी जरूर इस बारे में। और अगर शेयर हो जाएगा तो कोई नहीं, आप मुझसे फिर कनेक्ट कर सकते हैं। और ओके, अगर, मैम, है ना। ये एग्जाम का जो आपने बोला कि बायलैंग्वेज होगा, तो इसमें ये है कि जैसे हमने हिंदी मीडियम लिया है और ये सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम है, तो और अगर क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में, तो मैं सपोज 3 क्वेश्चन है, तो मैं एक इंग्लिश में, एक हिंदी में और एक मिक्स में ऐसे दे सकती हूँ? दे सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने एक ही उसमें रखिए, क्योंकि क्या होता है कि ना, जो एग्जाम चेक करने वाला थोड़ा कंफ्यूज जाएगा। आप बाइलिंगुअल रहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ हाँ कई चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा थ्रू इंग्लिश में करना चाहेंगे, तो कई बार हमारी लैंग्वेज नहीं बन पाती है, टाइम वेस्ट होता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। क्योंकि मैं इस चीज को समझती हूँ, क्योंकि 12th तक मेरा भी हिंदी मीडियम था। तो क्या होता है कि हमें तब प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब अगर हम इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, चाहे आप बाइलिंगुअल में कीजिए। ये जो साइंटिफिक है, ये बाइलिंगुअल में ही होएगा। जो थ्रू हाँ। आउट इंग्लिश वाले हैं वो प्रॉपर इंग्लिश कर लेंगे, जैसे अभी जो हमारे सर थे, वो जो थ्रू आउट इंग्लिश कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं थ्रू आउट इंग्लिश। लेकिन अगर जैसे जिनका हिंदी मीडियम रहा है, तो उसे बाइलिंगुअल करिएगा, तो जिससे कि टीचर भी, जो आपका एग्जामिनर, वो समझ सके कि क्या आप कैसा कहना चाह रहे हैं, है ना। मैम एग्जाम्स कब तक होंगे And कुछ? हाँ, देखिए, अभी इसका तो मुझे नहीं पता होगा रियली। हाँ, ट्रूली, क्योंकि मुझे अभी जो जो मुझे वहां से एग्जाम आता है दिसंबर ना। में होंगे, दिसंबर में। ओके, हाँ, ठीक है। फर्स्ट एक्सक्यूज मी दिसंबर में मैम। एग्जाम होगा, सितंबर में हाँ। एक्सक्यूज मी excuse मैम। me, madam. जी, Excuse me, ma'am. जी प्रदीप जी। Ma'am, I have a request. If you can provide the answer of long question, either it may be in English or it may be in Hindi, then this will be help for us, because actually this long time question uh, to some extent is difficult ओके, to give the answer. If you can provide it, it will be helpful for us. ओके सर। तो जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इसमें अभी 4 ही हैं अब एसएलएम के अकॉर्डिंग, तो हम इन्हें और भी क्रिएट कर सकते हैं, विद आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो मैं Now, एक, for short question, there is no problem. हाँ, It will, it केमिस्ट्री। will, we can solve this. But for long answer questions, if you can guide us, then it will be help for us. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि Oh, मैं एक डॉक्यूमेंट रेडी करूं, जिसमें आपका ये जो पूरा का oh, पूरा कोर्स है, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये क्वेरी है, मैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ, जिससे कि उनको मैं बना के रखूँ, तो एग्जाम टाइम से पहले, और हम इसको जब कंप्लीट कर लें, तो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। ओके, okay, ma'am. Okay. एक्सक्यूज मी मैम। जी आई बिल्कुल, जस्ट बोलिए। वांट वन क्वेश्चन। जी, क्या हमें इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा? मॉडल क्वेश्चन पेपर वो तो डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी आपसे पहले एक बैच स्टार्ट गया है ना। उस बैच का ओके। मॉडल क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो होंगे, क्योंकि मेरे पास तो वो हाँ। होंगे नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट में होंगे, वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका सेकंड बैच आया है, तो सेकंड बैच को थोड़ी और प्रिविलेज मिलेगी। फर्स्ट बैच के ओके। साथ तो काफी एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, लेकिन हाँ सेकंड बैच को ताकि क्या है, आप लोगों को यस। शायद पेपर भी मिल जाए, और आप लोगों को रिव्यू मीटिंग भी, रिव्यू जो क्लासेस हैं वो भी जल्दी मिल सकती हैं, है ना। ठीक है, जी थैंक मैम, जी, अमृता जी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, जी। जो फाइनल रिजल्ट या मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा, हम्म। उसमें मेंशन होगा ये डिस्टेंस लर्निंग है या ऑनलाइन लर्निंग है?
जी हाँ, ये कोर्स है, आई थिंक होगा, लेकिन आप ये ना थोड़ा डिपार्टमेंट से कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे ओके क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से इस तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम ओके उसके लिए हूँ, ओके मैम, है ना। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके बराबर जी। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज अभी देखिए हमारा तो इसमें अभी काफी बचा है ना, तो अभी हमें और क्लासेस भी इसमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ब्लॉक 3 करना होगा कल, फिर ब्लॉक 4 नेक्स्ट, ये कल या जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल होगा, मैं बात कर लूंगी वहां से, वो लोग जो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग हम ब्लॉक 3 पे जाएंगे। आप ये दोनों ब्लॉक को, जिसके पास एसएलएम नहीं है वो एसएलएम ले लीजिए, एक दूसरे को दे दीजिए, अदरवाइज अदरवाइज आप डिपार्टमेंट से तो आपको मिलनी ही चाहिए, अपनी जो आपने मेल या किसी भी उसमें फॉर्म में दिया हुआ होगा। हिंदी की मैं बात करूंगी, हिंदी में हो जाएगी तो ठीक है। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, जो ये पावर पॉइंट है ये भी मैं शेयर कर दिया है, वो आपको शेयर कर लेंगे इसको, आप कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में सबसे जरूरी होते हैं कम्युनिकेशन। ओके यस मैम। और ओके, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस कब तक चालू हो जाएगी? वो भी वो धीरे धीरे कर रहे हैं, सबकी स्टार्ट कर रहे हैं सबके। ओके। हाँ जी हाँ जी, धीरे धीरे और सबकी स्टार्ट फ्राइडे है। सैटरडे संडे यही दिन रहेंगे ना? बेसिकली तो यही दिन होते हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत लोग वर्किंग भी हैं, है ना, हाँ। तो इस यस वजह से ये टाइमिंग और ये इजी रहता है सबके लिए यस वीकडेज मैम। पे, है ना। ओके 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 ओके, थैंक यू एवरीवन। जो थैंक यू अब मैम। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब बताया करेगा, तब हम उसमें करेंगे, और आप अपने क्वेरीज को नोट डाउन करके रखिएगा, और अपने नोट्स बनाना आप शुरू कीजिएगा इसके साथ साथ, जिसके पास एसएलएम नहीं है वो ले लो, और जो भी बातें आप कनेक्ट कीजिएगा डिपार्टमेंट से जरूर से। थैंक यू। ऑल द बेस्ट थैंक यू एवरीवन। मैम। थैंक यू। मैम ओके, आज की भी पीपीटी आप भेजने वाले हो ना? ये जो पीपीटी है वो मेरी एक ही बनी हुई है पूरे कोर्स की, तो मैंने ये सेंड किया हुआ है वहाँ पे, वो आपको दे देंगे, आज ही मैंने उन्हें सेंड किया था, कल आप लोगों की रिक्वेस्ट कही थी उनके पास, तो वो लोग बहुत ही वो कर रहे हैं जल्दी, जिससे कि आप लोगों के पास एसएलएम भी पहुंचे और ये सब पहुंचे और आप जी कंफ्यूज ना रहे, एसएलएम आया है मैम, हमारा है ना। एडमिशन पहले हुआ है, तो वो एडमिशन के हिसाब से आता है, तो बाकी आता है, लोगों को क्या अच्छा, जाएगा। ओके ओके, हाँ समझ गई। थैंक ओके यू, थैंक यू सो ओके मच मैम, एवरीवन, फिर थैंक्स। ओके मैम ओके, थैंक थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, गुड गुड नाइट। नाइट, थैंक यू सो मच।